नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी यूं तो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, न्यूज़ एंकर्स के साथ तकरार करते हुए, दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को से पंजा लड़ाते हुए वो लगातार वायरल होते रहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल में राजकुमार भाटी की ऐसी तारीफ की कि उनके विरोधी भी सोशल मीडिया पर उनके कायल नजर आने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुद राजकुमार भाटी। भाटी साहब, बात वहीं से शुरू करता हूं जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि अखिलेश यादव ने आपकी तारीफ की, वीडियो वायरल हुआ, फिर आपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा अध्यक्ष जी की फुल कृपा। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या मसला था, ऐसा आपने क्या जादू कर दिया कि अखिलेश यादव भरे मन से आपकी दिल खोलकर तारीफ करने लगे? क्या है वो मसला? नहीं, अध्यक्ष जी ने दिल्ली में कार्यक्रम था, दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय पर हमारे हस्तिनापुर विधानसभा के कुछ लोग पार्टी इसमें शामिल हुए थे और हस्तिनापुर विधानसभा के लोग ही वहां ज्यादा संख्या में थे। मैं भी मौजूद था, मुझे बुलाया गया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैं टीवी डिबेट्स में जो अपना पक्ष रखता हूं, जो जिस तरह के डिबेट्स करते हैं, उसकी तारीफ की। और उन्होंने ये कहा कि राजकुमार भाटी का एक डायलॉग बीजेपी के अरबों रुपए को खराब कर देता है। यानी बीजेपी जो मीडिया को मैनेजमेंट करने में, मीडिया मैनेजमेंट में पैसे खर्च करती है, ये उनकी हवा निकाल देते हैं, ये उन्होंने बोला। और इन्हें शेर वेर बहुत याद है ये। लेकिन मैं नीरज जी बड़ी ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि इस अध्यक्ष जी की प्रशंसा को सुन के, ये तो उनकी विशाल हृदयता है, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रशंसा की। लेकिन मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं, ना मुझे इसका कोई गुमान है, ना कोई घमंड है। और मुझे लगा कि अब मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अब मुझे और ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, और ज्यादा विनम्र होना पड़ेगा, और ज्यादा अनुशासित तरीके से डिबेट करनी पड़ेंगी। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक इतनी बड़ी उम्मीद मेरे ऊपर रखी है, और मेरा नाम अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया उनके इस कमेंट के बाद। तो मेरे मुंह से कोई एक शब्द भी गलत निकलेगा, या मैं कहीं गुस्से के तेवर दिखाऊंगा, या कहीं जो झुंझलाऊंगा या चिल्लाऊंगा, तो उससे मेरी छवि खराब होगी, पार्टी की छवि खराब होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात, जो कही हुई बात है, वो गलत सिद्ध होगी। तो मेरी अब जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके कहे हुए को सार्थक करूं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ, और बहुत ज्यादा, और भी ज्यादा अध्ययन के साथ, और अधिक जानकारी के साथ टीवी डिबेट्स में बैठूं। की विनम्रता है कि आप कह रहे हैं कि कोई गुमान नहीं है मुझे इतनी तारीफ के बावजूद। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो संदर्भ था एक उत्तर प्रदेश के बड़े मशहूर कवि शायर हुए हैं अदम गोंडवी साहब, जिनके शेर, जिनकी गज़लें, जिनकी कविताएं आपको कभी प्रियंका गांधी के मुंह से सुनती हैं, कभी संसद में कोई नेता बोलता हुआ नजर आता है। वो एक बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ एक डिबेट थी राजकुमार भाटी जी की, जिसमें उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी को अदम गोंडवी की एक कविता के जवाब में अदम गोंडवी की ही एक और कविता से जवाब दिया था। तो मैं भाटी साहब, अब जब इतना संदर्भ हो गया है तो हमारे लिए भी कुछ हो जाए ना अदम गोंडवी साहब का। नहीं, मैं एक तो उनका ये जो सुधांशु जी के साथ मेरी डिबेट थी, और मैं सुधांशु जी की भी कई बार प्रशंसा कर चुका हूँ कई कार्यक्रमों में, और वो मेरी कर चुके हैं ऑन एयर। ये एक बहुत अच्छी बात है कि विपक्षी पार्टी के लोग एक दूसरे की प्रशंसा करें। मैं हमेशा कहता हूं कि सुधांशु जी बहुत शालीन, बहुत अध्ययनशील और बहुत अनुशासित प्रवक्ता हैं। वो कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। कभी, जैसे कुछ बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं की आदत आजकल बन गई है कि बड़े नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज करेंगे, आरोप लगाएंगे, ऐसा सुधांशु जी कभी नहीं करते। मैं नीरज जी वो बताऊंगा कि वो क्या संदर्भ था, लेकिन मैं आपको एक अदम जी का भी बहुत इंटरेस्टिंग संस्मरण आपको सुना दूं, अदम गोंडवी जी का भी। जी। मैं ग्रेटर नोएडा में एक गंगा जमुनी कवि सम्मेलन का आयोजन करता हूं 2005 से लगातार। एक दो साल बीच में नहीं हो पाया, कभी चुनाव की वजह से, कभी कोरोना की वजह से, लेकिन ज्यादातर रेगुलर हुए हैं। वो हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी हुए बहुत बड़े, विजय सिंह पथिक, उनकी जयंती पे होता है। तो उसमें अदम जी 3 बार आए मेरे कवि सम्मेलन में, और उसमें देश के बड़े बड़े उर्दू और हिंदी के शायर, कवि सब आ चुके हैं, कोई बचा नहीं है, बड़े नाम जो हैं सब आए हैं। तो अदम जी उस बार आए थे 2011 में, 2011 के कवि सम्मेलन में फरवरी में आए। तो उन्होंने ये कहा मंच पे, जब वो आए, जब वो हॉल में दाखिल हुए, तो मैं उनके शेर सुना रहा था।
कि आदम जी ने लिखा है कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, और इस तरह के शेर उन्होंने लिखे हैं। तो आदम जी ने जब कविता पढ़ी तो उन्होंने हंसी के मूड में, मजाक के मूड में ये कह दिया कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, और राजकुमार भाटी को मेरी सारी सारी गजलें याद हैं, ये मेरी 2 गजल सुना दिया करें और मेरे पैसे घर भेज दिया करें। अच्छा। तो उसी साल दुर्भाग्यजनक ये रहा कि उसी साल उनकी दिसंबर में मौत हो गई। और मैंने उसके बाद जितने कवि सम्मेलन हुए नीरज जी, मैं हर कवि सम्मेलन में उनकी 1 या 2 गजल सुनाता हूँ और 11,000 रुपए का लिफाफा उनके घर पे भिजवाता हूँ गोंडा में। क्या बात, मैंने इस संकल्प को निभाया है। और गोपाल दास नीरज जी मेरे कवि सम्मेलन में आए थे तो उन्होंने ये बोला मंच से कि मैं राजकुमार भाटी को सैल्यूट करना चाहता हूँ। लोग जिंदे कवियों का सम्मान नहीं करते, ये मरने के बाद भी उन्हें सम्मान दे रहे हैं और उनकी कही हुई बात को निभा रहे हैं। तो मैं इनकी बहुत बहुत इस बात के लिए प्रशंसा करना। ये तो उनका एक संस्मरण था। वो डिबेट ये थी कि सुधांशु जी ने कहा कि समाजों के लिए आदम जी ने ये लिखा था कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मैंने कहा आदम गौंडवी तो एक समाजवादी शायर थे और वो थे भी विचारधारा से समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और सामाजिक न्याय की गजलें, कविताएं उन्होंने लिखी। तो मैंने कहा आपके लिए, अगर चल हम मान लेते हैं कि हमारे लिए लिखा, लेकिन आपके लिए क्या लिखा उन्होंने? बोले ये आप सुनाओ। ये आप सुनाओ। तो मैंने कहा उन्होंने लिखा कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। तो ये डिबेट बहुत वायरल हुई। इसकी क्लिप बहुत लोगों ने फेसबुक और एक्स पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसका कई बार जिक्र किया है। लखनऊ की मीटिंग में भी जिक्र किया था पार्टी ऑफिस पे, लेकिन उस समय उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। इस बार वो रिकॉर्ड हो गई और वायरल होगी सोशल मीडिया पे। वरना उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। उनका ठीक से जवाब राजकुमार भाटी दे पाते हैं। वो आदम जी का एक शेर सुनाते हैं, ये पूरी गजल सुना देते हैं। तो ये संदर्भ था वो। और आदम जी की बहुत बहुत कविताएं, बहुत गजलें मुझे याद हैं। आप चाहें तो मैं एक आध और भी सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए, इरशाद इरशाद। आदम जी ने एक तो ये बहुत बढ़िया चीज लिखी है उन्होंने, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने लिखा कि आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, बिल्कुल, हाँ। और अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, और देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे, और एक जनसेवक को दुनिया में आदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। एक और उनकी राजनीतिक गजल है, उन्होंने राजनीतिक गजलें ज्यादा लिखी हैं कि ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मंदिर मस्जिद और मंदिर आ गए। हाँ, अब जैसे 2014 में मोदी जी क्या कह के आए थे, मैं काला धन लेके आऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों के कर्जे माफ करूंगा। तो उसी संदर्भ में सरकार सत्ता का चरित्र लगभग एक जैसा ही होता है, पार्टियां बेशक बदल जाए। ये अमीरी से हमारी फैसला कुन जंग थी, जरा इसके 2 शेर तो सुना दीजिए। मैं सुना रहा हूं। तो उन्होंने इसी संदर्भ में लिखा कि ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए, और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए, और जिनको सच कहना सुनना और कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए, और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब वही बापू के बंदर आ गए। तो ये उनकी बहुत प्रसिद्ध। एक संस्मरण और सुना दूं आपकी इजाजत हो तो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। आदम जी की ये खासियत रही कि वो नाम लेके भी कड़वे शब्दों में आलोचना करते थे, और वो जिस व्यक्ति की आलोचना कर रहे होते थे उसके सामने भी सुनाते थे वो कविता। और उनकी जो पहली कविता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले उसमें उन्होंने अपने गांव की एक सच्ची घटना पे ये कविता लिखी थी। और वो खुद राजपूत जाति से थे, पूरे राजपूत बिरादरी ने उनका बहिष्कार किया था और उनके खिलाफ हो गई थी।
और जब बहन जी की सरकार बनी मायावती की, आप देखिए दुर्भाग्य देखिए, जब बहन जी की सरकार बनी तो यही कविता पढ़ने पर उनके खिलाफ हरिजन एक्ट का मुकदमा कायम किया गया, एससी एक्ट का, यादव जी हम्म। के खिलाफ। तो एक अच्छा। संस्मरण में उनका ये सुना रहा था कि जी। गोंडा में एक बार बाढ़ आई थी बहुत ज्यादा, और हम्म। उस समय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे और डीएम थे कोई मिस्टर सिन्हा, हम्म। मुझे पूरा नाम उनका याद नहीं है, सिन्हा थे। तो बाढ़ का जो पैसा गवर्नमेंट ने भेजा था बाढ़ राहत का, सिन्हा साहब पूरा का पूरा डकार गए, जनता में वो खर्च नहीं किया। पूरे जिले में इस बात की चर्चा थी कि डीएम ने सारा पैसा खा लिया, लेकिन वो एनडी तिवारी के इतने नजदीक थे कि उनके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो उसी दौरान में गोंडा में एक कवि सम्मेलन हुआ, उसका उद्घाटन डीएम ने किया दीप जला के, और हम्म। डीएम और डीएम की पत्नी सामने सोफा पे जाके बैठ गए कवि सम्मेलन सुनने के लिए। हम्म। और उसमें अदम जी ने मंच से खड़े होकर एक कविता पढ़ी हम्म। कि महज तनख्वाह में क्या निपटेंगे। अच्छा, जो डीएम की पत्नी बैठी थी उन्होंने बहुत बहुत महंगी साड़ी पहन रखी थी, हाथों हम्म। में कंगन थे, कानों में कुंडल थे, गले में मोटी सोने की चैन थी, जेवरों हम्म। से लदी हुई थी। उस संदर्भ को याद रखिए और अदम जी ने एक कविता सुनाई हम्म। कि तनख्वाह, महज तनख्वाह में क्या निपटेंगे नखरे लुगाई के, हम्म। या हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के। नाम लेके कविता पढ़ी। और मिसेज सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, हम्म। पिछली पिछली बाढ़ के तोहफे हैं ये कंगन कलाई के। तो ये अदम जी की हम्म। विशेषता थी कि वो जो है हम्म। बहुत कटु आलोचना भी लोगों की करते थे। और बहुत उन्होंने जनवादी कविताएं, जनवादी शेरो शायरी की है। उन्होंने कहा कि वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के उसी दम के से दम से रौनक, रौनक उसी के आपके दम से बंगले में रौनक है। आपके महलों में आई है। हम्म। तो इस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी। एक और उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैंने अदब से हाथ उठाया सलाम को, हम्म। समझा उन्होंने इससे है खतरा निजाम को, क्या बात है। और क्या। चोरी ना करें झूठ ना बोलें तो क्या करें, हम्म। चूल्हे पे क्या वसूल पकाएंगे शाम को। क्या बात है। अद्भुत। नहीं, हम लोग भी माशाअल्लाह छात्र जीवन में आदम गोंडवी की कविताएं गुनगुनाते हुए हॉस्टल में बिताया करते थे शामें। लेकिन चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं। आपने बड़ा वादा कर दिया अखिलेश यादव से, और आपका एक ट्वीट मैंने देखा कि गुज्जर समाज ने ठाना है पीडीए को लाना है। तो ये वादा आपने कर दिया, तो क्या इस बार गुज्जर समाज जो है वो, क्योंकि जातियों की लगातार मीटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, तमाम जातियां अपने शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं मीटिंगों के ज़रिए, उस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि गुज्जर समाज का वोट अखिलेश यादव को यानी समाजवादी पार्टी को जा रहा है, आप यकीन से कह सकते हैं? नहीं, हम चर्चा तो काफी दिन से करते रहे हैं इसकी, लेकिन पिछले 2 महीने से सक्रिय रूप से इस अभियान में हम लगे हुए हैं, हम्म। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया। और जिलों जिलों में मैं आज भी फिरोजाबाद जिले में होकर अभी लखनऊ पहुंचा हूँ। फिरोजाबाद जिले में लोगों से मीटिंग करके, उससे पहले मैंने मथुरा में मीटिंग की थी। और मेरा 28, 29, 30 3 दिन का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले का है। हम्म। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस अभियान में लोगों में काफी उत्साह है, और गुर्जर समाज के युवा वर्ग का रुझान काफी तेजी से इधर दिखाई दे रहा है, और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं। और हम इसमें एक बड़ी रैली आगे रखने वाले हैं दादरी में नवंबर महीने में, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग होंगे। 130 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर वोट है यूपी के, 130 की 30 विधानसभा से उसमें लोग शामिल होंगे। और हमारा प्रस्ताव ये है कि गुर्जर ने पिछले 2 चुनाव में थोक में बीजेपी को वोट दिया है, और हम्म। बीजेपी ने बदले में कुछ नहीं दिया। ये पहली ऐसी सरकार है योगी आदित्यनाथ की 2 बार की सरकार, जिसमें आजादी के बाद से पहली भी ऐसी सरकार है जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, और कोई सम्मान भी नहीं दिया है। तो इस बार आप पीडीए का हिस्सा बने और अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करें, समाजवादी पार्टी को वोट दें। समाजवादी पार्टी आपको भागीदारी देगी और सम्मान देगी, और इस बात पे गुर्जर समाज विश्वास कर रहा है और हमारे साथ बहुत तेजी के साथ जुड़ रहा है। ये हमारा अभियान है। यद्यपि मैं स्पष्ट कर दूं नीरज जी, बहुत ईमानदारी के साथ, मैं हम्म। जातिवाद और जातिवादी राजनीति का मैं समर्थक नहीं हूँ, विरोधी हूँ। हम्म। लेकिन मजबूरी है देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार में और बाकी देश में भी यही हालत है। बिना जाति के राजनीति होती नहीं है। जो ये कहता है कि हम जातिवाद नहीं करते, वो झूठ बोलता है। सारी हम्म। पार्टियां जब नक्शा फैला के बैठती हैं टिकट बांटने से पहले, तो पहले जातियों की सीटें तय करती हैं कि किस जाति को कौन सी सीट देनी है, बाद में हम्म। कैंडिडेट तय करती हैं। ये एक सच्चाई है। और अगर हम हम्म।
इस आदर्शवाद में चुप बैठे रहेंगे कि हमें जाति का नाम नहीं लेना है, तो हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, जो अब तक हो रहा है। हम राष्ट्रवाद के चक्कर में और सनातन के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। हमें अपने हक मांगने ही हमने तय कर लिया है, और हम अपनी ताकत दिखा के जोरदार तरीके से आत्मविश्वास के साथ अपना हक मांगेंगे और सरकार में हिस्सेदारी करेंगे। पहले कहा करते थे कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। 2025 में भी वो बात लागू होती है पूरी तरीके से। तक तो है, जितनी जल्दी जातिवाद खत्म हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन जो लोग जातिवादी व्यवस्था के फायदे में बैठे हैं, जिन्होंने जातियां बनाई हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, वो अपने लाभ के लिए इसे बनाए रखना चाहते हैं। और जब पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, पीडीए के लोग अपना हक मांगते हैं, तो वो जातिवाद जातिवाद चिल्लाते हैं। उस समय उन्हें जातिवाद नहीं दिखाई देता जब शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी होती है, जब दूल्हे को, दलित दूल्हे को घोड़ी पे बैठने से रोका जाता है, जब मूछ रखने पे हत्या कर दी जाती है, तब कभी नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं। जातिवाद जब हक मांगते हैं तब कहते हैं सनातन विरोधी हैं, ये जातिवादी हैं। तो ये दोहरा रवैया है, ये दोहरा रवैया छोड़ना पड़ेगा। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल में दिल्ली में ही निषाद पार्टी का एक स्थापना दिवस हुआ, जिसमें संजय निषाद, आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, चंदन चौहान, ये तमाम लोग थे। और इन्होंने, आशीष पटेल ने वहाँ कहा कि यूपी का असली पीडीए जो है वो यही पार्टियां हैं जो बीजेपी के घटक दल हैं, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। तो वो तो क्लेम कर रहे हैं कि पीडीए की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो नुमाइंदगी है, वो हम लोग करते हैं। ये जो 3 नाम आपने लिए हैं, इन तीनों के पिछले 1 साल के आप वक्तव्य उठा के देख लें, तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोल चुके हैं। अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा पत्र लिख के प्रधानमंत्री को कहा कि ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बार बार बोलते रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण में सेंधमारी कर रही है, आरक्षण की चोरी कर रही है। दूसरी बात, जो आपने जैसे लोगों के नाम लिए हैं, इनके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और मान्यवर काशीराम ने बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है और बोला है। उनके लिखे हुए जो लेख संग्रहित हैं, उन किताबों में वो बातें मौजूद हैं। डॉक्टर लोहिया इसे लासेबाजी की राजनीति कहते थे, और काशीराम जी ने इसको चमचा युग का नाम दिया था कि ये हर जाति के बीच से चमचे टाइप लोगों को चुन लेते हैं और उन्हें एक आदमी को कुर्सी देकर पूरे समाज का शोषण करते हैं। हक समाज को देने हैं, ना कि एक व्यक्ति को। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग ये लासेबाजी की राजनीति करते हैं। जिस तरह मछली पकड़ने के लिए मछुआरा कांटे में एक उसका केंचुए का चारा लगाता है और उसमें डाल के पानी के अंदर मछलियों को पकड़ के उन्हें घर में जाके सब्जी बना के खाता है, ये उसका काम कर रहे हैं, केंचुए का काम। ये अपने समाज को पकड़वाने के लिए ये मछुआरे के कांटे का चारा बने हुए हैं। तो इन बातों को तो महापुरुष पहले लिख चुके हैं और अब इन्हें समाज समझ रहा है। अब हमारी किसी पार्टी से, किसी नेता से हमारा गठबंधन नहीं है, हमारा समाजों का गठबंधन है। हम समाजों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब पीडीए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हो चुका है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिलाएं, नौजवान अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उसी दिन हमें न्याय मिलेगा। चलिए, पीडीए की ही बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। पूजा पाल इन दिनों सुर्खियों में है, जब से समाजवादी पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया है। आपकी पार्टी की पूर्व विधायक हैं, पीडीए समाज से आती हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव को। बहुत सारी चीज़ें उस चिट्ठी में हैं, लेकिन उस चिट्ठी की एक लाइन है कि दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को पूछा नहीं जाता है समाजवादी पार्टी में। इस पार्टी की पहली प्राथमिकता मुस्लिम है, भले ही वो अपराधी हों। ये आरोप है पूजा पाल का। एक तो पूजा पाल के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। उनके पति की हत्या हुई, वो एक पीड़ित महिला हैं और उनके खिलाफ तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन पूजा पाल खुद समाजवादी पार्टी में आई थी नहीं, उस समय भी तो उन्हें पता था कि कौन किस पार्टी की क्या नीति है, और समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही विधायक चुनी गई नहीं। अगर उन्हें बीजेपी अच्छी लग रही थी तो बीजेपी के टिकट पर चुन जाती। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को प्राथमिकता देती, इस बात पर कौन विश्वास करेगा। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव होकर निपटा है। 4 मुस्लिम सांसद चुने गए हैं हमारे, 5 यादव चुने गए हैं, 7 कुर्मी चुने गए हैं, और हमने 2 सीटों, 7 हमारे
5-7 वो ये भी चुने गए हैं, पासी भी। और हमने 2 जनरल सीटों पर दलित कैंडिडेट लड़ाए हैं। तो समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी, समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण भी जीत के आए हैं, राजपूत भी जीत के आए हैं, जाट भी जीत के आए हैं, गुजर भी जीत के आया है। वो आई है इकरा हसन, वो गुजर हैं, मुस्लिम गुजर हैं। तो समाजवादी पार्टी ने सबको हिस्सेदारी दी है, सबको भागीदारी दी है। ये आरोप अब किसी के गले नहीं उतरता। ये पुरानी बातें हो गई जो मीडिया दुष्प्रचार करता था कि ये एमवाई की पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी एमवाई से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये पीडीए की पार्टी। नहीं, सही बात है, लेकिन मतलब ऐसा क्या बात हो गई कि इतनी ज्यादा फायर हो गई है? मैं एक लाइन और उस चिट्ठी में से बता देता हूं कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और अगर मेरी हत्या होती है तो इसकी वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी होगी / अखिलेश यादव होंगे। वो भोली महिला हैं, सीधी महिला हैं, वो अपने शब्द नहीं बोल रही हैं, उनके पीछे से डायरेक्ट कोई और कर रहा है। और वो जो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि एक लड़की वहां की गोरखपुर की बेटी, क्या नाम था उसका, पंखुड़ी त्रिपाठी, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था फीस न देने की वजह से। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था, वो 6 महीने भटकती रही, मुख्यमंत्री से भी मिली, स्कूल वालों ने मना कर दिया। और स्कूल भी आरएसएस चलाती है, उसे सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा थी वो। उसे कह दिया कि हम बिना फीस के नहीं पढ़ाएंगे। उसने खाली सोशल मीडिया पे उसका वीडियो देख के माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, पूरा खर्चा समाजवादी पार्टी उठाएगी। उसके तुरंत बाद बीजेपी एक्टिव होगी और उसके घर पहुंच गई। और उस अबोध बालिका से, जो कक्षा 7 की छात्रा है, जिसे अभी कोई समझ नहीं है राजनीति की और उसकी समाज की, उस बेटी से ये वीडियो बनवाया कि अखिलेश बुरे आदमी है, उनसे मैं फीस नहीं लूंगी, और ये जो योगी आदित्यनाथ जी अच्छे आदमी हैं। अब जिस आदमी ने आपके नाम कटवा दिया, आपको स्कूल से निकलवा दिया, आपकी फीस नहीं दे पाया, जो आपका नाम नहीं दोबारा जुड़वा पाया, वो तो अच्छा आदमी है। तो वो भाषा जो है वो पंखुड़ी त्रिपाठी की नहीं थी, वो बीजेपी के नेताओं की भाषा थी जो उस पंखुड़ी बेटी से बुलवा रहे थे। इसी तरह पूजा पाल से ये बुलवा रहे हैं। ये इस तरह के शातिर खेल खेलते रहते हैं, इसमें माहिर हैं। आरएसएस का काम ही ये है दुष्प्रचार करना, चरित्र हनन करना, अफवाह उड़ाना। आरएसएस इसी में माहिर है, यही काम ये लोग करते हैं। ये जो भाषा पूजा पाल बोल रही है वो पूजा पाल के शब्द नहीं है, वो स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, वो उस पे एक्ट कर रही हैं बस। जी, वो तो बिल्कुल केवल बोल रही हैं, रटे रटाए डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं उनसे। और ये बाद में पूजा पाल को पछताना पड़ेगा कि मैं गलत लोगों के चंगुल में फंस गई। इन लोगों ने कभी किसी के साथ न्याय नहीं किया है, ये भला नहीं किया किसी का। चलिए, वैसे तो बहुत सारे सवाल आपसे भाटी जी करने थे, लेकिन थोड़ी वक्त का तकाजा है। फिर भी जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपसे बातचीत 3-4 हफ्तों में हो पाती है। आज की तारीख में चुनाव हो जाएं तो कहां खड़ी है समाजवादी पार्टी? क्या आपका दावा है? 350 से ऊपर समाजवादी पार्टी, और केवल चुनाव की तैयारी केवल है ही समाजवादी पार्टी के पास। अगर आज अचानक चुनाव हो जाए तो बीजेपी तो सोई हुई है, गलतफहमी में, आत्मविश्वास में। बीजेपी के लिए तो क्लेम करते हैं कि बीजेपी 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है, ये क्लेम करते हैं लोग बीजेपी के बारे में। तिकड़म में लगे रहते हैं, तिकड़म में कहाँ चोरी की जाए, वोट चोरी कैसे की जाए, किसके वोट काटे जाएं, किसके वोट जोड़े जाएं, कहाँ मतदान धीमा किया जाए, कहाँ मतदान तेज किया जाए, काउंटिंग में कैसे बेईमानी की जाए, इन तिकड़मों में लगे रहते हैं। इन तिकड़मों से अब जनता आज ही जा चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। अब इनकी तिकड़म चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह चुनाव हारेगी और फिर अगले कम से कम 50 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटने वाली नहीं है, क्योंकि लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं। ये गरीब आदमी का वोट लेते हैं और सरमाएदारों के लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों की तिजोरी भरते हैं, गरीबों को 5 किलो सड़ा हुआ गेहूं देके उन पर एहसान जताते हैं, और दूसरी तरफ पूंजीपति घराने 2-2 हजार करोड़ रुपए रोजाना कमाते हैं। तो इस असलियत को जनता समझ चुकी है। चलिए भाटी साहब, जैसा मैंने कहा थोड़ा वक्त का तकाजा है, लेकिन उधार रहे आपसे कुछ और सवाल पूछे जाने जो अगले इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आज आपने हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।